हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस जोधपुर। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटोर लोकेश टोगेशिया और हम एक बार फिर आ गए हैं आज के लेक्चर में। क्लियर है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे गाइस। हम अभी तक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा था। जाना था कि एक्सपेरिमेंटली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरह से कंडक्ट करवाया गया और फिर हम चले थे उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करने। क्लियर है, उस सीक्वेंस में हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन स्टडी कर लिया था। क्लियर, कौन सा ऑब्जर्वेशन था वो आपने पढ़ा होगा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। जब रेडिएशन की इंटेंसिटी को हम वेरी करते हैं तो हमारा फोटोइलेक्ट्रिक करंट किस तरह से वेरी होता है, क्लियर है, किस तरह से चेंज होता है, उसका ऑब्जर्वेशन हमने किया था, उसकी स्टडी की थी और उसको समझा था। और कंक्लूजन क्या निकल कर आया था हमारे पास में स्टूडेंट्स के फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के लीनियरली वेरी करता है। लीनियरली वेरी करने का सेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, उस पर पूरा हमने मोर देन हाफ लेक्चर जो है वो स्पेंड किया था प्रीवियस लेक्चर में। क्लियर है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड ऑब्जर्वेशन की तरफ। क्लियर है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेकंड ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, जो कि है हमारा, देखिए यहाँ हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन जो है, देखिए वो है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल का मीनिंग यहां पर है जो बैटरी से हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, कहां पर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट और सेटअप। कौन सी प्लेट, सी और ए, हमने कल देख रखी है डायग्राम में। यहां पर भी देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है। ये वाला आपका फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसमें से ये प्लेट कौन सी है, कैथोड प्लेट सी और ये है एनोड प्लेट ए। तो इन दोनों के बीच में हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखते हैं, किसकी हेल्प से, इस हाई टेंशन बैटरी की हेल्प से गाइस। किसकी हेल्प से, ये क्या है यहाँ पर, हाई टेंशन बैटरी। क्लियर, तो इस हाई टेंशन बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो ईएमएफ, बेसिकली हम इस ईएमएफ भी बोल सकते हैं, क्लियर, या जो वोल्टेज है, क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है, इस वोल्टेज को वेरी करने पर, क्लियर है, मतलब इस एनोड प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल और इस कैथोड प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल, इसको वेरी करने पर हमारा जो माइक्रोमीटर की रीडिंग है वो किस तरह से अफेक्ट होती है, इस चीज के बारे में यहां पर हमें स्टडी करना है। क्लियर है आपको, ठीक है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को यहां से वोल्टेज को वेरी करने पर, क्लियर, हमारा फोटोइलेक्ट्रिक करंट या माइक्रोएम्पियर की रीडिंग जो है, अमीटर की रीडिंग जो वो किस तरह से वेरी कर रही है, उसके बारे में यहां पर हमें स्टडी करना है। क्लियर, और इस स्टडी को हम किस तरह से करेंगे, देखिए इस स्टडी को हमने यहां पर डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। देख लीजिए, पहला पार्ट है यहां पर कौन सा, एट जीरो पोटेंशियल। पहले हम फोटोइलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन देखेंगे किस पर गाइस, जीरो पोटेंशियल पे। समझ में आ रही बात आपको, जीरो पोटेंशियल का मतलब होगा नो पोटेंशियल। मतलब जब मैं प्लेट्स के बीच में किसी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करूंगा, तब मेरे फोटोइलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन जो होगा वो किस तरह से होगा, हम बात करेंगे अभी आगे। सेकंड पॉइंट जो होगा वो इसका ये होगा, एट पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब क्या, प्लेट ए, यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल किसका है, ये प्लेट ए के बारे में बात कर रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, प्लेट ए का पॉजिटिव पोटेंशियल। क्लियर है, मतलब अगर मैं प्लेट ए का पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करता हूं या प्लेट ए का पॉजिटिव पोटेंशियल डिक्रीज करता हूं बैटरी के सेंस से, इसकी हेल्प से, तो मेरे फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो उसको आगे वहां पर ये चीज आ गई, एट पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। तीसरी चीज, थर्ड पॉइंट आ जाएगा इसी के अंदर, एट नेगेटिव पोटेंशियल। क्लियर है, ये नेगेटिव पोटेंशियल भी किसका होगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल भी प्लेट ए का ही होगा, प्लेट सी की तरफ नहीं ध्यान रखना आपको, प्लेट ए के पोटेंशियल को चेंज करना है। क्लियर है, तो एट जीरो पोटेंशियल, एट पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब जब इस प्लेट ए पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया जाए। नेगेटिव पोटेंशियल कैसे अप्लाई किया जाएगा, आप बैटरी के टर्मिनल्स को क्या करें, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दीजिए। क्लियर है, अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर देता हूं, मतलब यहां पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और इस तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो मेरा प्लेट ए जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा गाइस। उस सेंस में जब ये नेगेटिव टर्मिनल पर होगा, तो अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस लगातार इंक्रीज करता हूं या डिक्रीज करता हूं, तो मेरे फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर किस तरह का वेरिएशन देखने को मिलेगा, वो हम इसमें पढ़ेंगे, एट नेगेटिव पोटेंशियल। बात क्लियर है, तो आपको इस सेकेंड ऑब्जर्वेशन को, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट को, इन 3 सब टॉपिक्स के सेंस में पढ़ना है और समझना भी है।
क्लियर है, इसको नोट कीजिए। क्लियर, ये आपका दोबारा से वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया था, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। दूसरी चीज, यहाँ पर नीचे मैंने एक लाइन लिख रखी है, क्या इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो ऑब्जर्वेशन हम लेने वाले हैं, क्लियर, किस किस के बीच में, पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। इस ऑब्जर्वेशन में हम किसको कांस्टेंट मान करके चलेंगे, लाइट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को यहां पर वेरिएट नहीं करना है, क्लियर है, वो यहां पर कांस्टेंट रहेगी। तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद में हम पहला पॉइंट जो सब पॉइंट जो है उसको डिस्कस करते हैं, एट जीरो पोटेंशियल। इसको नोट कीजिएगा इस प्लीज। ओके गाइस, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो हमारा है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल एट फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हम फर्स्ट सब पॉइंट जो है उसको रीड करने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। कौन सा, एट जीरो पोटेंशियल। देख पा रहे हैं आप, एट जीरो पोटेंशियल। एक सेकेंड, चलिए ठीक है। देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एट जीरो पोटेंशियल का मतलब क्या है, समझेंगे बिल्कुल, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में समझेंगे, बिल्कुल आराम से तसल्ली से समझेंगे। लिखने का तो 2 सेकंड का काम है। चलिए, तो जीरो पोटेंशियल का मतलब क्या है कि देखिए यहां पर ये मेरा सेटअप है, क्लियर है, बट सारा सेटअप एज इट इज है। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये की है, की को हम स्विच भी बोलते हैं, ITCH स्विच। इस स्विच को अगर मैं क्या करता हूं गाइस, ओपन कर देता हूं, क्या कर देता हूं, ओपन कर देता हूं। ओपन करने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, स्विच ऑफ। की को ओपन कर देते हैं हम। अगर इस की को ओपन करते हैं तो इसका मीनिंग हो गया स्विच ऑफ। अगर ये स्विच ऑफ कंडीशन में होगा तो मुझे बताइए, क्या प्लेट ए और प्लेट सी पर किसी भी तरह का कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, नहीं होगा। किसी भी प्लेट ए और प्लेट सी पर किसी भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर नहीं होगा, क्योंकि आपका सर्किट ब्रेक हो चुका है। यहां पर जब सर्किट ब्रेक हो गया है तो इन दोनों के बीच में किसी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। इसी कंडीशन को हम कहते हैं जीरो पोटेंशियल। ओके, इसको क्या कहते हैं हम, जीरो पोटेंशियल। तो जीरो पोटेंशियल का मतलब क्या, कि प्लेट ए और प्लेट सी के बीच में, ठीक है, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है, या प्लेट ए जो है वो जीरो पोटेंशियल पर है, मतलब प्लेट ए पर किसी तरह का कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया गया हो। तो क्या इस कंडीशन में हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी क्या, आपसे ये पूछा गया। तो आप खुद ही देखिए, इसको सोच करके इसका आंसर दीजिए कि क्या आपको इस कंडीशन में यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी क्या। तो उसका आंसर है यस। अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर होगा यस। जीरो पोटेंशियल के केस में भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्जर्व होती है। आपका माइक्रोमीटर यहां पर देखिए, वोल्ट मीटर जो होगा वो कैसा डिफ्लेक्शन देगा, जीरो डिफ्लेक्शन देगा। क्यों, क्योंकि यहां पर पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा है, जीरो है, क्लियर है। बट इस केस में माइक्रोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन नहीं देगा। मेक इट क्लियर, माइक्रोमीटर आपको जीरो डिफ्लेक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, आइए उसका रीजन समझते हैं। चलिए, तो देखिए, शुरुआत से शुरू करते हैं, दोबारा से कहानी की तरह समझेंगे इसको। देखिए, यहां पर मैंने एच न्यू फ्रीक्वेंसी एनर्जी की क्या की, रेडिएशन फॉल की, और हमने पहले ही मान के रखा था कि यहां पर जो न्यू है स्टूडेंट्स, वो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, ज्यादा है। अगर ये न्यू, क्लियर, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होने का मतलब क्या है कि कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी गेन करके क्या होगा, मेटल सरफेस से बाहर आएंगे। तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का काम रेडिएशन का है, पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं है, ध्यान रखिएगा। पहली चीज क्लियर, आपको समझ में आ रही है ये चीज। यहां पर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का काम जो है, यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, क्लियर, ये काम किसने किया है, ये काम रेडिएशंस ने किया है जो मेटल सरफेस पर फॉल हो रही है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस ने। क्लियर है, ओके। नाउ अब देखिए मुद्दे की बात, इसको अगर थोड़ा डिटेल में समझे तो क्या होता है, हमने वर्क फंक्शन की बात कर रखी है। अब मेटल सरफेस के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो सबसे ऊपर सरफेस के ऊपर होते हैं, कुछ उससे नीचे होते हैं, कुछ थोड़ा से और नीचे होते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल से अंदर होते हैं। क्लियर है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लूजली बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियस से, कुछ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से कम लूजली बॉन्डेड होते हैं, या फिर टाइटली बॉन्डेड कह सकते हो आप न्यूक्लियस से। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होगा, समझिएगा मेरी बात को, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होगा उसको बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ऑब्वियसली। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होगा उसको बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी।
बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? इसको मैं और थोड़ा सा इजी कर देता हूं। जैसे सपोज कर लीजिए ये आपका कोई सरफेस है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक मेटल सरफेस है। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रिसाइड कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रिसाइड कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रिसाइड कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रिसाइड कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? मैं इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करता हूं, रेडिएशंस फॉल करवा रहा हूं। इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर क्या हो रही है, लाइट एनर्जी या रेडिएशंस फॉल हो रही है। तो अब देखिए इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो मोटो है वो क्या है, इस सरफेस से बाहर निकल के आना। इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का मोटो क्या है, इस सरफेस से बाहर निकल के आना। तो मुझे बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसको बाहर निकलने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? क्या इसको? ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है या सरफेस के सबसे ऊपरी भाग का इलेक्ट्रॉन है। इसको हल्की सी एनर्जी देंगे तो ये इजीली क्या होगा, सरफेस छोड़ के बाहर आ जाएगा। उसके बाद में इसको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देंगे तब ये सरफेस छोड़ के बाहर आएगा। इस इलेक्ट्रॉन को इन दोनों से ज्यादा एनर्जी देंगे तब ये सरफेस छोड़ के बाहर आएगा। और ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जब इसको हम सबसे ज्यादा एनर्जी देंगे तब ये सरफेस छोड़ करके बाहर आएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्लियर है? तो ये चीज समझ में आई आपको? तो जब सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स गैदर्ड हो रखे हैं, ये सारे अलग अलग लेवल्स पर होते हैं और इनको बाहर निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कहां से मिलती है, इंसिडेंट रेडिएशन से। तो रेडिएशन सब इन पर गिरी तो क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन होंगे ये तो वर्क फंक्शन के बराबर या उससे हल्की सी थोड़ी सी एनर्जी लेकर के बाहर आ जाएंगे। अब जो रेडिएशन गिर रही है ये तो सबको इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रही है। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए फॉल रेडिएशन ने कुछ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई कर ली। बाहर आने के लिए वर्क फंक्शन जो था, समझिएगा यहां पर फॉर एन एग्जांपल, यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडिएशन ने इनको कितनी एनर्जी सप्लाई की है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो देखिए जब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन इन सब पर गिरेंगे तो सबको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाएगी। इस वाले इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें खर्च हो जाएगी, बाहर आने में। बहुत इजीली बाहर आ जाएगा। तो इसके पास में रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अभी भी स्पेयर में बची हुई है, वो एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में। समझने की कोशिश करना बच्चों, क्लियर है? बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी जिससे ये क्या होगा, फास्ट भागेगा, क्योंकि इसके पास अभी एनर्जी स्पेयर में है तो ये इसको खर्च करना चाहेगा। खर्च करने की वजह से ये बाहर जो तेज भागेगा। वहीं पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें से इसकी भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो बाहर आने में खर्च हो गई, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। क्यों होगी? क्योंकि सबसे ऊपर वाला जो सरफेस था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको चाहिए थी। ये वाला जो है ये क्या यहां से यहां तक आने में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को कंज्यूम करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। मान के चलिए इसको यहां से यहां तक आने में 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ गई, क्योंकि इसको यहां से यहां तक भी तो आना था, उसके बाद बाहर निकलना था। सरफेस के ऊपर तक, सरफेस के टॉप तक आने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए भैया। वो कहां से मिलेगी? वो भी रेडिएशन की एनर्जी से मिलेगी। तो 0.5 एनर्जी इसने यहां कंज्यूम कर ली और फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जंप करने के लिए कर ली। तो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम कर ली? 2.5। रिमेनिंग कितनी बच गई इसके पास में? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की वजह से ये क्या होगा, इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और ये आगे दौड़ सकता है। वहीं पे इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसको यहां से यहां तक पहले आना पड़ेगा, तो इसको यहां से यहां तक आने में हो सकता है ये कुछ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कंज्यूम कर देता है और फिर सरफेस से बाहर आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो टोटल ओवरऑल एनर्जी कितनी कंज्यूम कर ली इसने? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इसको सरफेस के अंदर, सरफेस मतलब मेटल के अंदर सरफेस तक आने के लिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, तो उसके लिए एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिएगी। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो फिक्स है सबके लिए। सरफेस से बाहर जंप करने के लिए सबको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए गाइस, क्लियर है? लेकिन सरफेस के टॉप तक आने के लिए भी तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कौन खर्च कर लेगा? ये वाला है। जब ये बाहर आएगा तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम बचा। 1 क्या 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बचा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम हो गई। तो इस वजह से इस तरह से हम ये समझते हैं कि यहां पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आते हैं ना, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है।
किसी के पास ज्यादा होती है, किसी के पास कम होती है, क्योंकि जो सबसे ऊपर टॉप वाले पोर्शन का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास में ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि बाहर आने में एनर्जी कम खर्च हुई है। जो सबसे बॉटम सरफेस का, बॉटम लेवल का इलेक्ट्रॉन बाहर आया होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि उसने मैक्सिमम एनर्जी अंदर से नीचे से ऊपर आने में खर्च कर दी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? बिल्कुल बेसिक लोकल लैंग्वेज में समझे इस चीज को, और ये चीज फैक्ट है। क्लियर है? मैं कुछ कहानी बना करके नहीं समझा रहा हूं आपको, ये चीज फैक्ट है, ये ऐसा ही होता है। क्लियर? तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आता है इन सबकी काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन हट जाने के बाद में, वर्क फंक्शन की एनर्जी खर्च जाने के बाद में जो एनर्जी इनके पास में बचती है उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। देखिए जरा इसको एक बार। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक आ रहे हैं, देख लो, इन सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। तो जैसे ही अब हम हमारे मुद्दे पर आते हैं वापस दोबारा से, तो जीरो पोटेंशियल, हमने यहां पर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा है, लेकिन रेडिएशंस ने क्या कर रखा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट करके बाहर निकाल दिए। अब निकाल दिए तो क्या होगा गाइस, ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे यहां से यहां तक, इनको प्लेट सी से प्लेट ए तक जाना है सर्किट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मुझे बताइए, जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से प्लेट ए तक पहुंच जाएंगे? क्या नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स प्लेट सी से प्लेट ए तक पहुंच पाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम लेवल की एनर्जी जिनके पास में है। क्योंकि देखिए प्लेट ए क्या करता है, यहां पर प्लेट ए का बेसिक मोटो क्या है, प्लेट ए कैसा है, पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं ना गाइस, ये प्लेट ए इनको क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। किस तरह का काम करता है? प्लेट सी से प्लेट ए पर अट्रैक्ट करने का, खींचने का काम करता है। क्लियर? बट क्योंकि अभी प्लेट ए के पास में कोई पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं है, तो ये इनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन चले तो सारे, लेकिन यहां तक क्या होगा, सपोज कर लीजिए अगर यहां से कुछ 300 इलेक्ट्रॉन्स चले हैं, तो यहां तक कुछ 100 इलेक्ट्रॉन्स ही पहुंचेंगे मेरे बच्चों। 300 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से चले हैं तो यहां तक कुछ 100 इलेक्ट्रॉन्स ही पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि ये 100 इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके पास में ज्यादा एनर्जी थी। क्लियर है? अगर रेगिस्तान से मान लीजिए आप जोधपुर से जैसलमेर की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर, जोधपुर से जैसलमेर की तरफ बढ़ते हैं और किसी ने 2000 रुपए का पेट्रोल डलवा रखा है, किसी ने 1000 रुपए का पेट्रोल डलवा रखा है और किसी ने 500 रुपए का पेट्रोल डलवा रखा है, तो जैसलमेर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, किसके चांसेस ज्यादा है कि वो जैसलमेर पहुंचेगा? ऑब्वियसली जिसके पास 2000 रुपए का पेट्रोल है। पेट्रोल इज अ व्हाट, फ्यूल इज अ व्हाट, एनर्जी। तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वही तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा गाइस। कम एनर्जी वाले बीच में ही अपनी एनर्जी जो होगा 500 रुपए का पेट्रोल बीच रास्ते में, आधे रास्ते में खत्म हो जाएगा और उसकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। तो सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में होगी। जिसके पास में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो कहीं बीच में आधे रास्ते तक ही ट्रेवल करेगा और उसके बाद में उसकी एक्सिस्टेंस खत्म हो जाएगी, उसकी एनर्जी सारी लॉस हो जाएगी। लेकिन कुछ 100 इलेक्ट्रॉन्स, 300 फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, 300 में से 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो प्लेट सी से प्लेट ए तक ट्रेवल कर जाएंगे। क्लियर है? उनकी वजह से आपका माइक्रोमीटर आपको कुछ डिफ्लेक्शन देगा। क्लियर है? उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जिनके पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी और जो प्लेट सी से प्लेट ए तक बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी ईएमएफ के, बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के पहुंच चुके हैं, ये आपको क्या देंगे? इसकी वजह से माइक्रोमीटर आपको क्या देगा गाइस? डिफ्लेक्शन देगा और आपको यहां पर एक मिनिमम करंट जो है वो मिल जाती है। समझ में आई मेरी बात? अच्छे से समझिएगा। क्लियर है? हो सके तो पेन कॉपी लेकर के बैठना है आपको, वो तो बैठना ही है, और ईयरफोन्स लगा के बैठे, बिल्कुल शांत माहौल में बैठ करके लेक्चर को सुने, आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? तो क्या हो गया कि जिस इलेक्ट्रॉन के पास में ज्यादा एनर्जी थी वो तो प्लेट ए तक पहुंच गया बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, जिस इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी कम थी वो बीच में ही रुक जाएंगे। तो जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर निकले हैं उतने के उतने सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस वजह से करंट की जो वैल्यू होगी वो आपकी मैक्सिमम नहीं होगी या प्रॉपर वैल्यू नहीं होगी जितनी मिलनी चाहिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कम हो गया ना बच्चों, इस वजह से हम क्या कहेंगे? अब देखिए इस चीज को यहां पर पढ़ लेते हैं। तो ये चीज जब हमें समझ में आ गई कि जीरो पोटेंशियल पर आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो उसको हम लिखेंगे कैसे? देख लीजिए, 2 सेकंड का काम है बस। अब तो एट जीरो पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट बी जीरो। Make it clear. At zero potential, photoelectric current will not be zero. It is at its minimum value due to the kinetic energy of photoelectrons. ये अपनी मिनिमम वैल्यू पर होगा, किसकी वजह से? ड्यू टू दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो
electrons. Thus, micrometer will show some deflection at zero applied potential. यहां पर मैंने बीच में कुछ काट छाट कर दी है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, thus micrometer will show some deflection at zero applied पोटेंशियल। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा, इससे आपको चीजें क्लियर होगी। तो जीरो पोटेंशियल पर तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन क्या रहा पोटेंशियल का? एट जीरो पोटेंशियल फोटोइलेक्ट्रिक करंट विल नॉट बी जीरो, इट इज एट इट्स मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? इसको नोट कीजिए जल्दी से। उसके बाद में हम हमारे सेकंड ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। ठीक है, एट पॉजिटिव पोटेंशियल। नोट कीजिए प्लीज। चलिए, तो आपको पहला जो सब हेडिंग था हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन का, वो समझ में आया होगा अब एट जीरो पोटेंशियल। अब हम नेक्स्ट सब हेडिंग पर चलते हैं, जो कि है हमारी एट पॉजिटिव पोटेंशियल। क्या है? एट पॉजिटिव पोटेंशियल। तो हर बार की तरह इसको पहले समझेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि लिखना कैसे। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो जीरो नहीं है। जीरो नहीं होने का मतलब क्या कि हम जो हमारी की है उसको अब हम क्या कर देते हैं, क्लोज। की को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, क्लोज कर देते हैं। जब हम की को क्लोज करेंगे तो कुछ ना कुछ अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो यहां से अप्लाई होगा, और अब आपकी ये प्लेट जो है, ये इसका जो ए प्लेट का एंड है वो कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल पर अप्लाई हो जाएगा, और सी प्लेट का एंड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर अप्लाई हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन सब पता है क्या आपको? 10th क्लास में पढ़ी होगी आपने। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को कैरी करने के लिए या मूव करवाने के लिए किया गया वर्क। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या काम करता है? चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए वर्क करता है। तो यहां पर भी देखिए, जैसे ही हम क्या करेंगे, हमने इस की को क्लोज किया तो आपकी प्लेट ए जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर कायम हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहां से बढ़ा रहे हैं। जैसे कि ठीक है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट एक्सेट्रा। क्लियर है? जैसे जैसे आप 1 वोल्ट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्लेट ए का पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो यहां से जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे गाइस, क्लियर है, जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन होंगे। इन इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, प्लेट ए कुछ फोर्स लगाएगी। क्लियर है? पॉजिटिवली क्या करेगी, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। अगर इसका पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल कम होगा तो लगने वाला फोर्स भी कम होगा। जैसे जैसे हम इसका पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो लगने वाला फोर्स जो है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो दोबारा से हमारी कहानी वहीं पर पहुंच जाती है कि अगर यहां से 300 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो देखो 100 इलेक्ट्रॉन्स जो पहले अपने आप पहुंच रहे थे वो तो और इजीली जल्दी पहुंचेंगे। उसके अलावा क्या होगा कि कुछ 50 इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली जो कि इतनी डिस्टेंस ट्रेवल यहां तक आने पर धीरे धीरे अपनी एनर्जी कंज्यूम करके यहां तक पहुंच पा रहे होंगे, उनको ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्या कर लेगा, एंड में अपनी तरफ खींच लेगा। जिनके पास में एनर्जी कुछ कम होगी उनको ये क्या करेगा, ये एक सपोर्टिव हैंड की तरह क्लियर अपना हाथ बढ़ा देगा और खींच लेगा। जिस तरह से डीडीएलजे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान, ठीक है, काजोल को अपना हाथ बढ़ा करके खींच लेता है। ठीक है ना, काजोल जो है वो गेट के पास तक ही पहुंच पा रही होती है क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी होती है, लेकिन पॉजिटिव पोटेंशियल की तरह एक पॉजिटिव एनर्जी उसको सप्लाई होती है। पॉजिटिव पोटेंशियल की तरह वहां पर कौन आ जाता है, शाहरुख खान, जो कि उसको झट से ठीक है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। वही काम यहां पर प्लेट ए करेगी गाइस फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो जैसे जैसे हम इसका पोटेंशियल इंक्रीज करते रहेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो क्या रहता है, बढ़ाता रहेगा। तो बढ़ाता रहेगा तो क्या होगा, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा तो इस प्लेट ए तक पहुंचने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, है ना। एक 1 इलेक्ट्रॉन पे सपोज करिए 150 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, फिर 2 वोल्ट मैंने कर दिया तो 200 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 वोल्ट कर दिया तो 250 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 वोल्ट कर दिया तो 300 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब एक सेकंड में ठीक है कुछ 4 वोल्ट या 5 वोल्ट तक अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूं तो एक सेकंड में जितने फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो रहे हैं उतने के उतने सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लेट ए को ट्रांसफर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका अट्रैक्टिव फोर्स इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर उतना ही ज्यादा क्या हो गया है, अफेक्टिव हो चुका है। समझे मेरी बात को आप लोग? बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हम। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत ज्यादा और भी टेक्निकली जा सकता हूं इस चीज में, लेकिन मैं नहीं जाता हूं गाइस, क्योंकि हम लोग ठीक है इनिशियली हमारा बेसिक लेवल होता है, तो उसके लिए इस तरह की लैंग्वेजेस, इस तरह के एक्सप्लेनेशन ही मुझे लगता है ज्यादा कारगर साबित होते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इस वजह से कह रहा हूं।
चलिए समझ में आ रही बात आपको। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे जैसे मैं पॉजिटिव पोटेंशियल इस प्लेट ए का बढ़ाता रहूंगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा तो इस प्लेट ए तक पहुंचने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। अगर वो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल इनिशियली इंक्रीज करने से हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। लेकिन क्या ये इन्फिनेटली इंक्रीज होती जाएगी क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इन्फिनेटली इंक्रीज नहीं होगी। ये क्या होगी, देखिए एक सेकंड में अगर यहां से 300 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो 4 वोल्ट या 5 वोल्ट तक इसने इतना इफेक्ट जनरेट कर दिया है कि ये 300 के 300 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से उठा करके अपनी तरफ बुला लेता है। तो भैया एक सेकंड में 300 से 350 इलेक्ट्रॉन्स तो निकाल नहीं पाएगा ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी हमारी लाइट की कांस्टेंट है, वो एक सेकंड में 300 इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट कर पा रही है। तो आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ा दीजिए, इस पोटेंशियल की ये टेंडेंसी नहीं होगी कि वो एक सेकंड में 350 इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच पाए। वो एक सेकंड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता है? 300, क्योंकि 300 ही निकल रहे हैं वहां से ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, क्योंकि वो अभी भी फिक्स्ड है। इस वजह से एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद में आपके फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इंक्रीज होना बंद हो जाएगी। क्लियर है? और जब वो बंद हो जाएगी तो वो अपनी एक सैचुरेशन वैल्यू पर पहुंच जाएगी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगी, और उस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलेंगे गाइस सैचुरेशन करंट। समझ में आई बात आपको? उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट। वही चीज मैंने देखी यहां पर लिख रखी है। क्या लिख रखी है? एट पॉजिटिव पोटेंशियल इनिशियली photoelectric current increases by increasing the positive potential of plate A. प्लेट ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को इनिशियली इंक्रीज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। आफ्टर सम टाइम द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स कांस्टेंट। कुछ समय बाद में फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर? अबाउट दैट वैल्यू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट इंक्रीजेस, और उस वैल्यू के बाद में फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं होती। बाय फर्दर इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, उसके बाद में अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल प्लेट ए का बढ़ाएंगे तब भी आपको करंट की वैल्यू इंक्रीज होती हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर करंट कहां पहुंच चुकी है? सैचुरेशन करंट पर पहुंच चुकी है। आपको बात सीधे समझ में आ रही है? करंट कहां पहुंच चुकी है? सैचुरेशन। मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लेट सी से प्लेट ए तक यूनिट टाइम में पहुंचे जा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं पहुंच सकते। क्लियर है? इससे ज्यादा पहुंचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटेंसिटी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो एक सेकंड में 500 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो भाई साहब उन 500 इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाने के लिए दोबारा से आप क्या करें? और पोटेंशियल बढ़ाएं। ये चीजें भी आपको समझ में आएगी अभी आगे धीरे धीरे। क्लियर है? देयरफॉर यहां पर क्या लिखा हुआ है? दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट। समझ में आई बात आपको? ये चीज यहां तक क्लियर है? आई होप आपको ये चीज यहां तक क्लियर हो गई होगी गाइस। क्लियर? ये डायग्राम आपने पहले भी देख रखा हुआ है, ये चीज क्लियर है? तो अब देखिए यहां तक जो हमने बात की हुई है, क्लियर, इस बात को लेकर के, इसी बात को लेकर के हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है? ये जो बात हमने की है ना, एट जीरो पोटेंशियल और एट पॉजिटिव पोटेंशियल, क्लियर, यहां तक हम क्या करेंगे? वी और आई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि अप्लाइड पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफिकल रिलेशन कैसा होगा, जानना चाहेंगे आप लोग। ठीक है? इसको नोट कीजिए, मैं इसी के पास में इसको रब करके यहां पर इसका यहां तक इस अंटिल दिस सिचुएशन तक का एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं कि रिलेशन किस तरह का दिखेगा। ठीक है? इसको नोट कीजिए प्लीज। तो देखिए इसको नोट करेंगे आप। अब देखिए अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं यहां पर जीरो पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल तक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आई, ये एक्सिस हो जाएगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की एक्सिस, और ये वोल्टेज अप्लाइड पोटेंशियल। ये अप्लाइड पोटेंशियल की एक्सिस हो जाएगी। चलिए अब ये जहां पर ये दोनों लाइट बाइसेक्ट कर रही है, यहां पर क्या आ गया हमारा? ओरिजिन पॉइंट जीरो। मैंने आपसे कहा था कि जब हमारा अप्लाइड पोटेंशियल जीरो होता है तो हम इससे पहले वाले केस में देख चुके हैं कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जीरो नहीं होता, उसकी कुछ मिनिमम वैल्यू होती है ना, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वजह से प्लेट सी से प्लेट ए तक ऑटोमेटिकली अपने आप पहुंच जाते हैं, उनको किसी अट्रैक्टिव फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो देखिए सबसे पहले अप्लाइड पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, वो कुछ मिनिमम होगी। ये मिनिमम वैल्यू को मैं यहां पर प्लॉट कर देता हूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट की एक्सिस पर। ओके, उसके बाद में ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है गाइस,
ग्राफ में आपको पता होगा ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती है। अब मैंने क्या बोला, सेकंड पॉइंट में जब हम पोटेंशियल को पॉजिटिव इंक्रीज करते हैं तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे क्या होगा, आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी, लीनियरली इंक्रीज होगी। जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होगा फोर्स बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स पर, और क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की प्लेट सी से प्लेट ए तक आने की वो भी बढ़ेगी। तो इनिशियली क्या होगा, लीनियरली आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड पोटेंशियल से इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीज होते 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 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, ये देख पा रहे हैं आप, ये एक पर्टिकुलर अप्लाइड पोटेंशियल के बाद मेरे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो सैचुरेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक सेकंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लेट सी से प्लेट ए तक पहुंच पा रहे होंगे। तो इस वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट को यहां पर इसके सामने इसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। ये हमारा क्या हो गई, सैचुरेशन करंट। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी सैचुरेशन करंट। मतलब यहां पर क्या मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा आई मैक्स, और ये कर्व आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट टू ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। जीरो अप्लाइड पोटेंशियल पर वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी। जैसे जैसे आप अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाकर के वो क्या हो जाएगा गाइस, कांस्टेंट हो जाएगा। जिस वैल्यू अप्लाइड पोटेंशियल पर ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, इस मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हम सैचुरेशन करंट या आई मैक्स से डिनोट करते हैं। आई होप आपको यहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है उसको भी हम इसी में प्लॉट करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे, उसकी बात अभी आगे करते हैं। यहां तक बात अगर आपको समझ में आए तो जल्दी से नोट करें। तो हम चलते हैं हमारे थर्ड ऑब्जर्वेशन पर, जो कि है एट नेगेटिव पोटेंशियल। नोट कीजिए प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे, ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन के थर्ड पॉइंट की, एट नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या है, यहां पर प्लेट ए का पोटेंशियल नेगेटिव होना। प्लेट ए के पोटेंशियल को नेगेटिव कैसे किया जा सकता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर के बताया था कि अगर हम बैटरी की पोलैरिटीज को चेंज कर दें, क्लियर है, जहां पर पहले बैटरी का पॉजिटिव था वहां पर बैटरी के नेगेटिव को अप्लाई करें, और जहां बैटरी का नेगेटिव पॉइंट था वहां बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट को अप्लाई करें। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी जो प्लेट ए है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर आ जाएगी। अपने डायग्राम में देखिएगा जाकर के, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। इसका मतलब क्या कि अगर मैंने रिवर्स डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई किया तो मेरी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं। ओके, तो नेगेटिव पोटेंशियल, तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं। देखिए, अगर आपको यहां तक अभी तक की कहानी समझ में आई है तो आप अब सोचिए, अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर देता हूं और मैं पोटेंशियल इंक्रीज करता हूं इनिशियली, तो क्या होगा, प्लेट ए का जो नेगेटिव पोटेंशियल है, प्लेट ए जो कि अब नेगेटिव पोटेंशियल पर आ चुकी है, उसका नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और रेडिएशन तो अभी भी प्लेट सी पर फॉल कर रही थी, जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे, लेकिन अब प्लेट ए जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की बजाय क्या उनको रिपेल नहीं करेगा। यस स्टूडेंट्स, प्लेट ए जो है अब उनको अट्रैक्ट करने की बजाय क्या होगा, रिपेल करेगा। तो जैसे जैसे हम इस नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर, प्लेट सी से प्लेट ए की तरफ आने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। इसका मतलब प्लेट ए जो है वो अब किस तरह का वर्क डन करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव वर्क करेगा। क्या करेगा, नेगेटिव वर्क, उनको बुलाने की बजाय उनको रोकेगा। बात समझ आ रही है आपको, उनको बुलाने की बजाय क्या करेगा, उनको वहीं पर रोकना चाहेगा। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो तो इस वर्क डन के अगेंस्ट में पहुंच जाएंगे प्लेट सी तक, लेकिन जिनकी एनर्जी कम होगी वो पहले ही रुक जाएंगे। फिर अगर मैं और नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करूंगा तो और थोड़ी हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे। फिर और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो जिनकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी होगी, कुछ देर बाद में ऐसा होगा कि जो सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उन पर भी ये वर्क डन इतना ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा कि वो भी एट द एंड क्या होंगे, रुक जाएंगे। ये अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो भी प्लेट सी से प्लेट ए तक नहीं पहुंच पाएगा। और एट द एंड फाइनली क्या होगा, आपके फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी।
माने एक भी इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से प्लेट ए तक नहीं आ पाएगा। इतना ज्यादा हाई नेगेटिव पोटेंशियल यहां पर क्रिएट हो जाएगा कि वो एक भी इलेक्ट्रॉन को, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, उस पर भी वो इस तरह का नेगेटिव वर्क अप्लाई करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को प्लेट सी से प्लेट ए तक नहीं आने देगा। और जब प्लेट सी से प्लेट ए तक आने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन पूरी तरह से रुक जाएगा, तो क्या मैं कह सकता हूं वहां पर आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। बिल्कुल स्टूडेंट्स, वहां पर आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू शर्तिया 0 हो जाएगी। क्लियर है? इस नेगेटिव अप्लाइड पोटेंशियल को, जिस अप्लाइड पोटेंशियल पर आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रिपेल हो जाएगा, समझिएगा मेरी बात को, सुनिएगा अच्छी तरीके से, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी रिपेल हो जाएगा और फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम कहेंगे गाइस स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां तक की कहानी समझ में आई आपको? क्लियर है? देखिए इसको लिखना कैसे है। एट नेगेटिव पोटेंशियल बाय इंक्रीजिंग द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, रिपल्सिव फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई होना शुरू होगा और आपके इलेक्ट्रॉन जल्दी 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 अट्रैक्ट होने की बजाय रुकना शुरू हो जाएंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और होते होते एन बिकम 0 एट सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल। एक पर्टिकुलर सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है? दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसी नेगेटिव पोटेंशियल को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो पोटेंशियल का इफेक्ट इस तरह से पड़ता है ओवरऑल। यहां पर आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जब 0 पोटेंशियल हो तब क्या होगा, जब पॉजिटिव पोटेंशियल हो तब क्या होगा, और जब पोटेंशियल नेगेटिव हो तब क्या होगा। क्लियर है? तो नेगेटिव पोटेंशियल को अगर मैं इस ग्राफ में शो करना चाहूं तो कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि अगर अप्लाइड पोटेंशियल की वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ शर्त क्या नेगेटिव होगी। अब अगर मैं 0 से देखिए नेगेटिव साइड में पोटेंशियल इंक्रीज करता हूं तो ये चीज क्या बता रही है मुझे? क्लियर, कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू धीरे 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 लगातार क्या होगी? डिक्रीज होगी और डिक्रीज होकर के कहां पहुंचेगी? 0। तो क्या ये ग्राफ यहां से लीनियरली इस तरह से बढ़ता हुआ यहां पर नहीं पहुंच जाएगा? समझ में आई बात आपको? यहां पर पहुंच जाएगा ना, बिल्कुल पहुंच जाएगा। ये ग्राफ यहां पर पहुंच जाएगा तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा यही होगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। बिकॉज यहां पर देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में अप्लाइड पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ कुछ इस तरह से आता है गाइस हमारे पास में। ग्राफ कैसे आएगा? इस तरह से ग्राफ आएगा। क्लियर? और ये ग्राफ कैसा है? नॉन लीनियर ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? नॉन लीनियर ग्राफ है। देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, इससे आगे जाकर देखेंगे हम कि एक सेल बनता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, उसको नॉन ओमिक कंडक्टर की कैटेगरी में लाया जाता है। किस कैटेगरी में लाया जाता है? नॉन ओमिक। ठीक है, अनोमिक या नॉन ओमिक, क्योंकि ओम्स लॉ कंडक्टर्स कौन से होते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिसमें बी और आई के बीच का ग्राफ बिल्कुल कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, या स्ट्रेट लाइन है फिर भी वो कहां से शुरू नहीं हो रहा है? ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है। वो v इज इक्वल टू आई आर वाली या y इज इक्वल टू mx वाली सिचुएशन को ओबे नहीं करता है, इसलिए ये एक अनोमिक कंडक्टर भी कैटेगरी में भी आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा और उसका ग्राफ जो है वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और सेकंड ऑब्जर्वेशन यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम कल के लेक्चर में थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर। आइंस्टीन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था। उनको इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन के लिए इनफैक्ट नोबेल प्राइज, ठीक है, मिला था। ध्यान रखिएगा, इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी के लिए ही उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, क्या उनकी थ्योरी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिगार्डिंग, क्या थ्योरी दी थी और क्या इक्वेशन दी थी, उसकी बात भी करेंगे। और इसका जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, क्लियर है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां तक आपको बात समझ में आई? क्लियर है? अगर यहां तक बात समझ में आई तो उसको नोट कीजिएगा, बार बार रिपीट करके, पॉज करके, रिवाइंड करके लेक्चर को देखिएगा और चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे ज्यादा बेटर इजी लैंग्वेज में आपको चीजें नहीं मिलेगी गाइस। ठीक है, इसी तरह से सिग्मा क्लासेस जोधपुर के साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं आपका मेंटर लोकेश टोगेशिया, ठीक है, आज के लिए आपसे अलविदा चाहता हूं। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, ओके।